Now, welcome to my lecture number 2 of atomic structure. मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में आपको कैथोड रेज टीच करने का पर्पस बताया, जहाँ से हमें इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पता चला, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे हुई। ओके, तो पर्पस था कि हम डिस्चार्ज ट्यूब में हमारे पास इलेक्ट्रोड्स हैं, एक कैथोड है, एक एनोड है, और हमने देखा कि जो डिस्चार्ज ट्यूब में गैस ली है उसकी आयोनाइजेशन से चार्ज पार्टिकल, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूस हो रहे हैं जो कि एनोड की तरफ मूव कर रहे हैं। ऐसा था कि पार्टिकल कैथोड से निकल के एनोड की तरफ जा रहे थे, राइट, जिसने इंडिकेट किया कि वो पार्टिकल नेगेटिवली चार्ज्ड हैं। और क्योंकि वो कैथोड से निकल रहे थे इसीलिए उन रेज को हम कैथोड रेज कहते हैं। और वो जो पार्टिकल्स जो रेज बना रहे थे वो सिंपली क्या थे, इलेक्ट्रॉन्स थे। तो कैथोड रेज को गोल्डस्टीन ने ऑब्जर्व किया और ये पता था कि एटम ओवरऑल न्यूट्रल होता है। अब एटम की आयोनाइजेशन से अगर कोई नेगेटिव चार्ज निकल रहा है तो डेफिनेटली ये इस बात का हिंट देता है कि एटम तो ओवरऑल न्यूट्रल है, तो अगर नेगेटिव चार्ज निकल गया है तो रिमेनिंग पॉजिटिव पार्ट भी तो है। अगर वो नेगेटिव पार्ट एनोड, नेगेटिव पार्ट जो था वो एनोड की तरफ मूव कर रहा था, मींस कैथोड से एनोड की तरफ मूव कर रहा था, जिसको हम कैथोड रेज कहते हैं। ठीक है, आई रिपीट, कैथोड रेज कैसे मूव कर रही थी, कैथोड से एनोड की तरफ। तो अगर नेगेटिव पार्ट कैथोड रेज बना रहा है जो कि एनोड की तरफ जा रहा है, तो डेफिनेटली उस डिस्चार्ज ट्यूब में गोल्डस्टीन ने ऑब्जर्व किया कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स भी होंगे जो ऐसा लगेगा कि एनोड से निकले हैं और कैथोड की तरफ जा रहे हैं, राइट। तो डेफिनेटली जब ये पार्टिकल ऑब्जर्व हुए तो इनका नाम एनोड रेज रखा गया। तो इस बात को समझाने के लिए यहाँ मैं एक डिस्चार्ज ट्यूब की हेल्प ले रहा हूँ। जस्ट सी, मैं ये बात फिर रिपीट कर देता हूँ कि यहाँ से देख सकते हैं आप, ये इलेक्ट्रॉन है, ये कहाँ से निकला था, कैथोड से। उसने क्या किया, जो रास्ते में गैस थी उसको आयोनाइज किया। जब उसको आयोनाइज किया तो इलेक्ट्रॉन्स निकले, तो ये क्या बना रहे थे, कैथोड रेज। तो जो पॉजिटिव पार्ट था वो क्या बना रहा था, एनोड रेज। ओके, लीजिए इसको इस डायग्राम में ऑब्जर्व करिए। अब मैंने यहाँ क्या किया है, देखिए यहाँ एनोड लिया है, यहाँ कैथोड लिया है। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया था, कैथोड रेज कैसे मूव करती हैं, कैथोड से एनोड की तरफ। ओके, वो इधर को मूव कर रही हैं, और वो क्या थी, यहाँ मेंशन कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। ये मैंने इन एरो से उसको रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। ये कैथोड रेज बना रहे हैं जो कि इधर को जा रहे हैं। तो ये जो पॉजिटिव पार्ट है डेफिनेटली कैसे लगेगा कि इस पॉजिटिव पार्ट से निकला और नेगेटिव पार्ट की तरफ जा रहा है। तो उसके लिए गोल्डस्टीन ने क्या किया, इस डिस्चार्ज ट्यूब में ये जो इलेक्ट्रोड था, कैथोड था, ये परफोरेटेड ले लिया, इसमें होल्स कर दिए, कैनाल्स बना दी। ओके, और ऑब्जर्व किया कि जो बैक साइड है वो जिंक सल्फाइड फोटोसेंसिटिव मटेरियल से कोट की है। तो जब डिस्चार्ज पास किया गया, हाई पोटेंशियल प्रोवाइड किया गया, तो देखा कि यहाँ पे ग्लो हुआ, मींस कैथोड की बैक साइड पे। पहले आपने ग्लो कहाँ देखा था, एनोड की बैक साइड से, क्योंकि कैथोड से रेज निकल के एनोड की तरफ जा रही थी। अब आप क्या देख रहे हैं, जरा ध्यान से देखिए, कैथोड की बैक साइड पे मींस एनोड से निकलती हुई रेज आ रही हैं, इसीलिए इन रेज का नाम एनोड रेज रख दिया गया और कैनाल रेज रख दिया गया, क्योंकि ये जो होल्स हैं, परफोरेशंस हैं, इसमें से निकल के यहाँ पर पहुंची हैं। इज दैट क्लियर? तो बिल्कुल साफ हो गया कि एटम जो कि ओवरऑल न्यूट्रल है उसमें से नेगेटिव चार्ज पार्ट निकल गया जिसने कैथोड रेज बनाई है, तो जो पॉजिटिव पार्ट है उसने एनोड रेज बनाई है। ओके, इसी तरह अगर मैं हीलियम गैस लेता हूँ तो हीलियम गैस में ये देखिए
इलेक्ट्रॉन इसको अटैक करेगा, बम्बार्ड करेगा, इसका इलेक्ट्रॉन नॉक आउट करेगा, बाहर निकालेगा, जो रिमेनिंग पार्ट होगा वो क्या बनाएगा, एनोड रेज। इज दैट क्लियर? तो यहाँ हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, मैंने दो रेफरेंसेस लिए हैं, एक हाइड्रोजन और एक हीलियम। दोनों में जो एनोड रेज बना रहे हैं वो कॉन्स्टिट्यूएंट डिफरेंट है। यहाँ H पॉजिटिव है, यहाँ हीलियम +1 और +2 है, मीन्स द कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर डिफरेंट फॉर एनोड रेज। अब जब एनोड रेज की हम प्रॉपर्टीज को ऑब्जर्व करते हैं तो हम देखते हैं कि ये मटेरियलिस्टिक इन नेचर है, चार्ज्ड पार्टिकल हैं, हीटिंग इफेक्ट शो करते हैं, जिस तरह कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज को ऑब्जर्व कर रहे थे। और जब हम इनको इलेक्ट्रिक फील्ड में से पास करते हैं तो देखते हैं कि ये जो एनोड रेज हैं ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ डिफ्लेक्ट होती है। यहाँ मैंने इसको शो करने की कोशिश की है। इट मीन्स रेज आर पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स। ओके, इसी तरह हम मैग्नेटिक फील्ड से भी इनकी पॉजिटिव चार्ज होने का जो सबूत है वो दे सकते हैं। ओके, रास्ते में अगर हर्डल रखते हैं, जैसे फैन रखा, उसको रोटेट कर देती है, मींस मटेरियलिस्टिक इन नेचर है। तो ये प्रॉपर्टीज ऑब्वियसली कैथोड रे से मिलती हैं विद ऑपोजिट साइन, राइट। बट इन एडिशन टू दिस जो इम्पॉर्टेंट बात हमने यहाँ सीखनी है वो ये है कि वैल्यू ऑफ E/m डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ गैस टेकन। हमने लास्ट टाइम भी E/m वैल्यू फाइंड आउट की थी, किसने की थी? वो जे थॉमसन ने। उसी तरह हम यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले हाइड्रोजन गैस जो लाइट गैस है, लाइटेस्ट गैस है, उसके लिए हम इसकी E/m का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। जब हम हाइड्रोजन के लिए E/m का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो ये जो E/m का वैल्यू, क्योंकि हाइड्रोजन का मास बहुत कम है, तो E/m का वैल्यू आया 9.58 × 10⁴ कूलम पर ग्राम, राइट। अब ये जो E/m वैल्यू है डिफरेंट गैसेस के लिए डिफरेंट आएगी। इज दैट क्लियर? क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद जो एटम का रिमेनिंग पार्ट है वो एनोड रेज बना रहा है, क्योंकि उसका मास डिफरेंट है, चार्ज डिफरेंट होगा, इसलिए E/m की वैल्यू डिफरेंट होगी। सो याद रखिए। ओके, तो मेरा पॉइंट था वैल्यू ऑफ E/m डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ गैस टेकन। फाइन। Charge found on the anode rays particles is found to be whole number multiple of charge present on the electron। देखिए इलेक्ट्रॉन जो था उस पर तो एक 1 नेगेटिव चार्ज है। अब आप यहाँ देख सकते हैं हाइड्रोजन आयोनाइज किया तो H पॉजिटिव बना, कितना चार्ज है? 1 पॉजिटिव। हीलियम आयोनाइज किया, राइट, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आपको पता होना चाहिए। तो अगर दोनों आयोनाइज कर दें तो क्या चार्ज आया? 2 पॉजिटिव। इसका मतलब अगर मैं हीलियम आयन का चार्ज देखूं, राइट, वो कहाँ से पता चलता है? मिलिकन ऑयल ड्रॉप मेथड से। तो हीलियम आयन जब एनोड रेज बनाती हैं, हीलियम +2 जब एनोड रेज बनाती हैं तो चार्ज कितना आएगा? होल नंबर मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगा, राइट। इलेक्ट्रॉन का चार्ज था मैग्नीट्यूड 1.6 × 10⁻19 कूलम। अब ये कितना आएगा? 2 × 1.6 × 10⁻19 कूलम। सो रिमेंबर ये मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है, तो प्रोटॉन के ऊपर उतना ही चार्ज है जितना इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, विद द डिफरेंस इलेक्ट्रॉन यूनिट नेगेटिव चार्ज माना जाता है, प्रोटॉन यूनिट पॉजिटिव चार्ज माना जाता है। इज दैट क्लियर? तो ये मेरी जो लाइन थी इसका मतलब मैं दोबारा बतला देता हूँ। चार्ज फाउंड ऑन द एनोड रेज पार्टिकल्स इज फाउंड टू बी होल नंबर मल्टीपल ऑफ चार्ज प्रेजेंट ऑन द इलेक्ट्रॉन। आप बात समझ गए। हीलियम में 2 पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन में 1 नेगेटिव चार्ज था। इट मीन्स पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स may carry 1, 2 or 3 unit positive charges. Is that clear? Next point, mass of the particle constituting the anode rays is also found to be different for different gases. जैसे मैंने अभी बताया, हाइड्रोजन है उसका मास कुछ और है, हीलियम है उसका मास कुछ और है, लिथियम है उसका मास कुछ और है, नियॉन है उसका मास कुछ और है। However, its value is found to be nearly equal to that of the atom of the gas. देखिए ये बात बहुत बड़ी हो गई। हम लाइटेस्ट गैस हाइड्रोजन लेते हैं, हमें पता है
आज की नॉलेज में कि हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन है, ओके। इसीलिए जब हमने हाइड्रोजन के लिए वैल्यू फाइंड आउट की, देखिए जब हम E/m फाइंड आउट करते हैं, जितना m कम होगा उतना E/m ज़्यादा होगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे E/m का वैल्यू 9.58 इंटू 10⁴ कूलम पर ग्राम है, ओके। तो क्योंकि जितना मास बढ़ता जाएगा E/m की वैल्यू जो है वो बढ़ती जाएगी, जितना मास बढ़ता जाएगा E/m की वैल्यू उतनी कम होती जाएगी। अब अगर आप प्रोटॉन के लिए, बिकॉज हाइड्रोजन में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन, हाइड्रोजन में जब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया जिसने कैथोड रेज बनाई है तो रिमेनिंग प्रोटॉन हुआ ना। तो प्रोटॉन के लिए हमने क्या देखा, E/m का वैल्यू ये आया है, ओके। ये मैं एनोड रेज की सेंस में बात कर रहा हूँ कि एनोड रेज के लिए ये वैल्यू जो है वो इतनी ज़्यादा आ रही है, क्योंकि जो हाइड्रोजन है उसके लिए एक प्रोटॉन है और जो दूसरे एटम्स हैं उसमें प्रोटॉन का नंबर और मास नंबर बढ़ेगा। जितना मास नंबर बढ़ेगा m का वैल्यू बढ़ेगा और E/m का वैल्यू कम होता जाएगा। तो एनोड रेज में सबसे ज़्यादा E/m वैल्यू हाइड्रोजन गैस के लिए आएगी, ओके। तो यहाँ से हमें जब E/m का वैल्यू पता चला प्रोटॉन के लिए वो इतना आया, और हाइड्रोजन गैस के लिए चार्ज जो था, राइट, जब हमने उसकी एनोड रेज का चार्ज देखा मिलिकन ऑयल ड्रॉप मेथड से, वो कितना है, उतना ही जितना प्रोटॉन का चार्ज, जितना इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, दैट इज 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। अब आपको E पता है, E/m की वैल्यू पता है, इसमें E पुट कर दीजिए, यू विल गेट मास ऑफ प्रोटॉन। तो E पता है, E/m पता है, तो यहाँ से मैं m निकाल सकता हूँ, दैट केम आउट टू बी 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम्स। तो ये क्या था, ये था मास ऑफ प्रोटॉन। इज दैट क्लियर? तो जो कि बेसिकली हाइड्रोजन एटम के टोटल मास को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो कहने का मतलब, जैसे लास्ट लेक्चर में आपको बताया है कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है, मास 9.11 इंटू 10⁻28 ग्राम है, जो कि 1837 टाइम्स कम है किससे, मास ऑफ हाइड्रोजन एटम से। समझ में आ गया? तो जो क्लियरली इंडिकेट करता है कि इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल है। इज दैट क्लियर? एज कंपेयर टू मास ऑफ एनी एटम, ओके। और यहां पे अब प्रोटॉन का मास कितना आ रहा है, ऑलमोस्ट उतना ही जितना हाइड्रोजन एटम का मास है। समझ में आ गया? तो यहां से हमें ये बात ऑब्जर्व करनी चाहिए, ये E/m प्रोटॉन की है, E/m हम इलेक्ट्रॉन की जानते हैं। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि जो प्रोटॉन है वो 1837 टाइम्स हेवियर है किससे, इलेक्ट्रॉन से। सो अब हम प्रोटॉन को डिफाइन कर सकते हैं। प्रोटॉन इज अ फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एन एटम whose charge is 1.6 into 10⁻⁻19 coulomb with positive sign. So we call this as unit positive sign, and mass is 1.67 into 10⁻⁻24 grams, which is about 1837 times heavier than that of electron. So this is how we get knowledge, or we got knowledge about proton.